वो हवेली से निकला तो आधे रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई। सर, गाड़ी खराब है और मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। हर जगह पानी भरा हुआ है। हमें एयरपोर्ट पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा और फिर वहां से कराची भी जाना है। ये ना हो कि फ्लाइट मिस हो जाए। अगर आप चाहें तो यहाँ करीब ही रेलवे स्टेशन है, हम लोग शहर स्टेशन से जा सकते हैं। हमारा सुबह तक पहुंचना बहुत लाजमी है। उसके मैनेजर जुबैर ने कहा। उसकी कुशादा पेशानी पर अनगिनत पल पड़ गए। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ट्रेन पर जाऊंगा? जाओ जाकर कहीं से भी कोई मैकेनिक ढूंढ कर लाओ। वो नागवारी से बोला और लैपटॉप पे उंगलियां चलाने लगा। मगर सर, यहाँ कोई भी मैकेनिक नहीं है। मैं आगे तक देख आया हूँ। अगर मजीद आगे गया तो हम लोग लेट हो जाएंगे, कि ट्रेन भी छूट जाएगी और ये ना हो कि आगे से भी कोई मैकेनिक ना मिले। जुबैर जल्दी से बोला था। वो लैपटॉप बंद कर दे और सोच अंदाज में बाहर दिखने लगा, जहां मूसलाधार बारिश हो रही थी। चलो ठीक है, वो कहते हुए बाहर निकला तो उसके मैनेजर ने जल्दी से छाता उसके सर पर रखा। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ कुछ फासले पर मौजूद और स्टेशन की जान पड़ा। मैनेजर ने जल्दी से वहां से टिकट्स ली और तेजी से बाहर आए तो ट्रेन चलना शुरू हो चुकी थी। मैनेजर ने दौड़ लगाई। सर जल्दी कीजिए, हमें दौड़ लगाकर उस पर सवार होना पड़ेगा। मैनेजर ने चीख कर कहा तो उसने बेयकीनी से उसकी जाने देखा। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं उस ट्रेन में भागकर सवार होऊंगा? वो तब कर बोलता ठहर गया। ट्रेन तेज हो गई थी। मैनेजर ने ट्रेन पकड़ ली मगर वो वहीं खड़ा था और मैनेजर उसे ट्रेन के अंदर चीख चीख कर पुकार रहा था। फिर उसने दौड़ लगाई और उसमें सवार हुआ तो उसका सांस पूरी तरह फूला हुआ था। और द हेल, ये लोग कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते थे? ऐसा कैसे पैसेंजर्स को इतला दिए बगैर चल दिए? वो तब कर बोला था। अरे वाह, ये तो आपके अब्बा जी की ट्रेन नहीं है जो आपके इंतजार में खड़े रहेगी। उसे एक निस्वानी आवाज सुनाई दी तो उसने गर्दन मोड़ कर देखा। वहां पर एक लड़की खड़ी थी जिसने बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी। उस लड़की के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। उस लड़की की मुस्कुराहट से जैसे उसका दिल ही जल उठा था। वो माथे पर नागवारी से समेटे उसकी पड़ गई थी। अपनी औकात में रहो, तुम्हारी औकात नहीं है कि मुझसे बात करने की, वो खुश लहजे में बोला तो उस लड़की ने आंखें सुकेर कर उसे देखा। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे कि लैंडलॉर्ड हो, वो हनूज तंजिया लहजे में बोली तो जोर से मुठ्ठियां भींचकर खुद को मुश्किल से कुछ कहने से रोकता उसकी साइड से होता आगे बढ़ा और उसने आगे जाकर देखा तो सारी सीट्स बड़ी बड़ी थी। ये क्या बकवास है, अब मैं कहाँ बैठूं? वो मैनेजर पर ही उल्ट पड़ा था और इसे खड़ी खड़ी सुनाने लगा। मैनेजर सर झुकाए खड़ा था। सर आप ऊपर बर्थ पर बैठ जाइए। मैनेजर लड़कियों को ऊपर चढ़ता देख जल्दी से बोला, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारे ख्याल में ये ऊपर जाकर मैं बैठूं? वो दहाड़ कर बोला तो मैनेजर सहम कर उसे देखने लगा। इर्द गिर्द के लोग भी उसे देखकर चामकुइयां करने लगे थे। अरे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो आप अपने लिए हवाई जहाज क्यों नहीं बुक करवाया? गरीबों की ट्रेन में आने की क्या जरूरत थी? उस लड़की ने रोज तंज करते हुए कहा तो खा जाने वाली निगाहों से उसे देखने लगा। जाहिल लोगों से पाला पड़ गया। न जाने मेरा दिमाग क्यों खराब हो गया था कि मैं दादाजी के कहने पर हवेली आने का सोचा। वो तब कर बोलता बर्थ पर चढ़ा मगर उसका सर जोर से छत पे टकराया तो लड़की खी खी करके हंसने लगी। वो दांत पीस कर थोड़ा सा नींदराज होकर बैठकर लैपटॉप पर अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने लगा। काफी घंटों के बाद उसे नींद और भूख का एहसास हुआ तो उसने मैनेजर को आवाज दी, जुबैर मुझे भूख लगी है, खाने का इंतजाम करो। वो बोला, सर मैंने फेरी वाले से कुछ समोसे वगैरह और सैंडविच लिए हैं, ये खा लीजिए। वो मन में ना कर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने सोच भी कैसे लिया मैं ये गंदा खाना खाऊंगा? वो तब कर बोला था, अरे हद होती है, बेचारे को बात पे बात डांटे जा रहे हो। अब आपकी यहाँ से मनोसलवा तो उतरने से रहा। खैर अगर ज्यादा ही मसला हो रहा है तो ये मेरे पास घर का खाना है, ये खा लीजिए। उस लड़की ने टिफिन उसकी जानी पड़ा तो उसने तब कर उस लड़की को देखा जो कि आफत थी और हर मामले में टांग अड़ा रही थी। तुम्हारा खाने से बेहतर है कि मैं जहर खा लूं। वो तब कर बोलता बर्थ पर लेटता अपना कोट अपने मुंह पर लग गया मगर भूख की शिद्दत से नींद भी नहीं आ रही थी। फिर अभी उसकी आंख लगी हुई थी कि किसी के गुनगुनाने से आंख हुई। उसने सर घुमाकर देखा तो लड़कियां तालियां बजा बजा कर लहक लहक न जाने क्या गा रही थी। उसका जैसे खून ही खोलता था। वो दांत पीसता उठकर बैठा। उसके सर में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो चुका था और वो दिल में पछता रहा था कि उसने ट्रेन में आने का फैसला क्यों लिया। बेहतर था कि वो कल की मीटिंग ही कैंसिल कर देता। फिर खुदा खुदा करके वो लोग कराची पहुंचे और मैनेजर ने पहले ही गाड़ी मंगवा ली थी। वो लोग जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले तो 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके इंतजार में खड़ी थी और जैसे ही वो पास गया ड्राइवर ने जल्दी से उसके लिए दरवाजा खोला और वो उसमें बैठा और इसी वक्त उसने मुड़कर देखा तो लड़की हैरानगी से आंखें फाड़ फाड़ की देख रही थी। गालिबन वो इसके इतने अमीर होने पर हैरान थी। वो सर झटककर गाड़ी में बैठा और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी। वो घर पहुंचा तो मिसेस राबिया खान लाउंज में ही बैठी थी। उसे देखते हुए पास आई और उसके हाथ से लैपटॉप लेना चाहा
तो वो नागवारी से उन्हें देखता आगे बढ़ा तो सामने से आते शहबाज खान को देखकर थम गया और फिर आगे बढ़ते उनके हाथ पर बोसा देकर सलाम किया। राबिया खान का रंग ही फीका पड़ गया था। वो चुपचाप उल्टे पांव किचन की जाने पड़ गई, जबकि वो अपने डैड से बात करता हुआ लिविंग रूम की जाने पड़ा, जहां पर उसके दादा जान हमाद खान मौजूद थे। उन्हें सलाम करता वो बैठकर उनसे बातें करने लगा। थैंक गॉड हम लोग कराची पहुंच ही गए। अब जल्दी से मुझे कल ही अपनी एनजीओ ज्वाइन करनी है, कितना मजा आएगा ना। वो चहक कर बोला तो उसकी दोस्तें भी मुस्कुरा दी थी। वो गाँव खैरपुर की अलीशा मलिक थी। उसका बाप सफेद हवेली में मुंशी था और उसने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला था, मगर 2 साल पहले उसकी बाबा की वफात हो गई और उसकी माँ तो पहले ही चल बसी थी। उसकी दुनिया में सिर्फ एक मासी थी और उसके बाबा के बाद उसकी माँ उसे अपने गांव ले आई। लेकिन चंद महीनों में उसे मालूम पड़ गया कि मासी के ससुराल वालों का उसका यहाँ पर होना नागवार गुजरता है, इसलिए उसने शहर चलने का फैसला किया। वो कई महीनों से जॉब की तलाश में थी, फिर उसे एक एनजीओ की तरफ से जॉब की ऑफर हुई तो उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। वो एनजीओ पहुंची तो वहां की मैडम नूरजहां ने उसका कमरा दिखाया। उसे जॉब करते हुए काफी दिन गुजर चुके थे। एक दिन वो जॉब से वापस आ रही थी कि एक रेडी वाले उसकी पूरी रेडी उड़ चुका था और एक औरत चिल्ला चिल्ला कर उसे खड़ी खोटी सुना रही थी। वो जल्दी से पास गई तो औरत अपनी साड़ी संभालती वहां से पलट गई। वो शख्स रोता हुआ अपना सामान समेटने लगा। वो टूट गया था। अरे बेचारे को तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। किसी से पकड़ कर तो सामान बेचारा बेचने आता है, जिससे अपनी घर की रोजी रोटी कमाता है। एक शख्स की आवाज कानों से टकराई तो तेजी से बढ़ती और उस औरत को आवाज दी, आपने नुकसान किया है, अब आप ही पूरा करेंगी। वो चिल्ला कर बोली तो उस औरत ने हैरत से उसे देखा और वही शहबाज खान ने गाड़ी के अंदर से नागवारी से उस लड़की को देखा। मैंने कहा कि आप इस शख्स का नुकसान पूरा कीजिए वरना दूसरी सूरत में कल आपके घर के सामने आकर धरना दूंगी। अरे अमीर है तो क्या हुआ, गरीबों को कीड़े मकोड़े समझ रखा है कि किसी की भी तरह आकर मसल कर निकल जाए। वो तब कर बोली थी, ए लड़की खामोश, वो तुम्हारा क्या लगता है जिसकी फेवर में बोल रही हूँ? और हाँ, कसूर मेरा नहीं, इस कीड़े मकोड़े का ही है। मैं तो अपने शौहर को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी और ये लोग ऐसी गाड़ी लेकर खड़े रहते हैं। और अब मुझे जाने दो, मेरे शौहर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मिसेस आबिया रोमान गुस्से से बोली थी। उसने गाड़ी के अंदर झांका तो शहबाज खान ने अपने माथे को मसलते अपना सर हाथों में गिरा दिया। आप पैसे दे दीजिए और चले जाइए वरना दूसरी सूरत में कल आपके घर में दहावा बोलेंगे। वो तब कर बोली, मगर उस औरत ने उसके साथ बहस की जा रही थी और फिर वो पैसे दिए बगैर वहां से चली गई। अलीशा को गुस्से से बुरा हाल था। वो पलटी और उसने अपनी आधी तनख्वाह जो कि आज ही मिली थी उस आदमी को दी तो दुआएं देता चला गया। सदीस को अभी ही खबर मिली थी कि उसके डैड हॉस्पिटल में है। वो बागा बागा वहां चलाया तो बाहर ड्राइवर खड़ा था और ड्राइवर के मुंह से उसे साथ ही सूरत हाल पता चली। वो गुस्से से मुठियां बीता अस्पताल के अंदर आया और जैसे ही कमरे में आया तो शहबाज खान बेड पर टेक लगाए आंखें मूंदे हुए लेटे हुए थे। डैड कैसे हैं आप? उसने बेकरारी बड़े लहजे में पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, बस बीपी थोड़ा सा हाई हो गया था और वक्त पर नहीं पहुंचा तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई। वो आहिस्ते से बोले थे, ये सब उनका कसूर है। आखिर आपको मसला क्या है? जब गाड़ी आपकी किसी के साथ टकरा गई थी तो फिर पैसे मांग रहे थे तो दे देते, चंद पैसे ही थे ना। अगर डैड को कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी माफ न करता। मिसेस खान, वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोला था। अरे बेटा, आपको तो पता है ना आपकी मम्मा की आदत का। मैं तो खुद उन्हें कह रहा था कि चले पैसे दे दीजिए, मगर मानी ही नहीं और उस लड़की ने इस कदर बदतमीजी की। और क्या इज्जत रहेगी हमारी? मैं तो ये सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि कहीं ये बहुत बड़ा स्कैंडल ही ना बन जाए। शहबाज खान ने कहा तो वो लब बीज कर रह गया। फिक्र मत कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगा। उनके हाथ पर हाथ धरे हुए बोला था। फिर शाम तक मिस्टर शहबाज खान को हॉस्पिटल से छुट्टी हो चुकी थी और उन्हें लेकर घर पहुंचा। और जैसे ही घर पहुंचा तो वहां पर एक ट्रेन वाली लड़की को देखकर एकदम से चौंक गया। वो लड़की भी उसे देखकर चौंक गई थी। ओह, तो ये आपका घर है। समझ आ गया कि आपका ऐसा मिजाज क्यों है। जाहिर बात है, तरबियत ही ऐसी होती है। वो लड़की नॉन स्टॉप बोलती गई, हाउ डियर यू, निकलो यहाँ से। वो जारहाना अंदाज में उसके मारने को लपका। रिलैक्स सदीस, हमने तुम्हारी ये तरबियत नहीं की कि तुम औरत से इस तरह बात करो। बेटा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ अपने बेटे और अपनी बीवी के रवैये की। रोमान खान ने हाथ जोड़े नरमी लहजे में कहा और अलीशा के तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। मैं इस शख्स का नुकसान बढ़ने के लिए तैयार हूँ। कितने पैसे चाहिए? मैं भी आपको दे देता हूँ। वो जल्दी से बोला था। नहीं रहने दीजिए, मैं तो आई इसी इरादे थी क्योंकि इस शख्स को मैंने पैसे दिए थे और मैं अपने पैसे लेने आई थी। लेकिन आपके इखलाक ने मुझे इस बात पर मजबूर किया कि मैं इस मामले को जाने दूं। काश की जितनी आपके अंदर तहजीब है इतनी आपके बेटे और बीवी में भी थी तो क्या ही अच्छा होता। वो जल्दी से बोली थी और फिर से वो माफी मांगता था हमसे बेटे, और ये पैसे ले लीजिए।
انہوں نے 5,000 کے 5 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے. نہیں انکل, اس کی ضرورت نہیں. وہ جلدی سے بولی, مگر شہباز خان نے فورس کر کے اسے پیسے دیے اور اسے اپنے ساتھ کھانے کے بھی انوائٹ کیا. بہت اچھا لگا آپ سے مل کر, آپ جیسے اچھے انسان بھی ہوتے ہیں. یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی, اور نہ مجھے تو لگتا تھا کہ امیر لوگ صرف غریبوں کو کیڑے مکوڑے ہی سمجھتے ہیں. وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی. تو شہباز خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ وہاں سے خوشی خوشی پلٹی تھی. اور ہاسٹل پہنچ کر بھی اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ شہباز خان کی بہت زیادہ تعریف کی. علیشہ نے این جی او کے ساتھ ساتھ ایک پارٹ ٹائم جاب بھی کر لی تھی اور وہ ایونٹ پلانر کمپنی تھی. صبح کو پہلے 2 گھنٹے این جی او میں لگا دی اور پھر 11 بجے کے بعد اس کمپنی میں چلی جاتی. آج اسے خانہ ہاؤس میں ایک خاص ایونٹ کے لیے بھیجا گیا تھا. وہ سب ڈیکوریشن کرنے کے بعد بیٹھی پانی پی رہی تھی کہ سدیس خان کو دیکھ کر تھم گئی. وہ فون پر بات کرتا ہوا ادھر کو آ رہا تھا. اف اللہ, اس سدیس خان نے مجھے دیکھ لیا نا تو پھر سے بولنا شروع ہو جائے گا. وہ بڑبڑاتی ہوئی روک پھیر گئی تھی. جی مس ملک, کیسی جا رہی ہے تیاری؟ اسے پیچھے سے اسے پکارتے ہوئے کہا. اس کی طرف مڑی اور دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دان پیس کر بولا. ارے یہ کیسا سوال ہے, کسی جگہ پہ بھی ہو سکتی ہوں میں, اور اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ منہ بنا کر بولی. تمہیں بات کرنے کی ذرا بھی تمیز نہیں ہے نا؟ مسز خان نے پاس آ کر ناگواری بڑے انداز میں کہا. وہ طنزیہ انداز میں مسکرا دی. تمیز کی بات آپ نہ ہی کر رہی تو بہتر ہے آنٹی جی. وہ تو مسٹر خان کی وجہ سے میں نے یہ معاملہ جانے دیا, ورنہ میری این جی او اور آپ کے جھوٹے برم کی دجیاں اڑاتے تھے. وہ چبا چبا کر بولی. تو رابعہ خان کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا. تم اپنا کام ختم کرو اور یہاں سے چلتی بنو, میں تمہیں اپنے گھر میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی. مسز خان نے ترخ کر کہا اور پھر واپس پلٹ گئی. اور سدیس کی نگاہوں نے دور تک اپنی ماں کا تعاقب کیا. اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی. اس کی بہن کی منگنی خیر و عافیت سے ہو گئی اور وہ اس وقت علیشہ ملک کو اس کی ہاسٹل چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا. گاڑی جیسے ہی ہاسٹل کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ نکلنے ہی لگی تھی کہ اچانک سے سدیس نے اسے پکارا. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں مس ملک, اکیلے کسی بھی ریسٹورنٹ میں. کل میں آپ کو پک کرنے آؤں گا, آپ تیار رہے گا. بہت اہم بات کرنی ہے آپ سے, فائدے کی آپ کی. سدیس نے کہا. میرے فائدے کی؟ ریلی, آپ کو ایک دم سے میرے فائدے نقصان کی فکر کیوں ہونے لگی ہے مسٹر خان؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی. جو کہا ہے وہ کرنا, کل تیار رہنا, مجھے فضول بحث پسند نہیں ہے. وہ تب کر بولا. میں ہرگز نہیں ملنے آؤں گی, فضول میں وقت ضائع کریں گے آپ. وہ منہ بنا کر بولتی نکل لگی. مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کا دروازہ کھولتا ہاتھ تھم گیا اور وہ ایک جھٹکے سے مڑ کر اسے بے یقینی بڑی نگاہوں سے دیکھنے لگی. آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ مجھے خان ہاؤس کی بہو بنانا چاہتے ہیں, جہاں پر آپ کی ماں مجھے ایک پل کی بھی برداشت نہیں کر سکتی, وہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی طرف مڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر کو تمہاری ضرورت ہے. میری ماں ایک مغرور عورت ہے اور تم ہی انہیں ہینڈل کر سکتی ہو. اس پارٹ لہجے میں بولا تھا. اوہ ہیلو, مجھے ایسا کوئی شوق نہیں کسی کو بھی ہینڈل کرنے کا. اپنے کام سے کام رکھتی ہوں. ہاں, جہاں مجھے بے انصافی دکھے وہاں میں بولتی ہوں, لیکن میں کسی کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی نہیں دیتی. اس لیے میری طرف سے معافی سمجھیے. اور منہ بنا کر بولی تھی. تمہیں پتا ہے کہ میری سوسائٹی کی ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر, اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں کئی لڑکیوں کی درکن ہوں میں, اور میں اس لیے تمہیں پرپوز کر رہا تھا کہ چونکہ میں بزنس مین ہوں اور ہر چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں آ کر تم بہت کچھ بدل سکتی ہو. باقی مجھے معلوم ہے کہ تمہاری فیملی بھی اس بات پر اعتراض نہیں کرے گی. اور سنجیدگی سے بولا تھا. شیخ چلی کی طرح پلان مت کرے, آپ پر مرتی ہوگی ہزاروں لاکھوں لڑکیاں, مگر میں نہیں مرتی. مجھے آپ سے شادی کرنے کا کوئی بھی شوق نہیں ہے. وہ سرد لہجے میں بولتی باہر نکل گئی. وہ لب بھینچ کر رہ گیا. گاڑی موڑ کر وہ چلا گیا. اگلے دن وہ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا تو رابعہ خان اسی لڑکی کی بدتمیزی کے بارے میں ذکر کر رہی تھی اور شہباز خان اس کی تعریف کر رہے تھے. وہ جو کل رات سوچ چکا تھا کہ دوبارہ اس لڑکی کے منہ نہیں لگے گا, اپنے بابا کے منہ سے اس لڑکی کی تعریف سن کر دوبارہ سے اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا, وہ بھی اپنے بابا کی خاطر. اس نے اپنے مینیجر کو فون کر کے مختصر سب سمجھایا اور مطمئن سا دفتر کے لیے نکل گیا. وہ این جی او سے نکل کر روڈ پر آئی اور وہ رکشے کا انتظار کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے ایک وین اس کے سامنے رکی اور اس سے 2 ہٹی کٹی عورتیں نکلی, اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی ان دونوں عورتوں نے کھینچ کر وین میں ڈالا, اور اس سے پہلے کہ وہ چیختی اچانک اس کے منہ پر انہوں نے رومال رکھ دیا. اس کو جب ہوش آیا تو وہ ایک عالیشان کمرے میں موجود تھی. وہ متوحش انداز میں دروازے کے پاس آ کر اسے زور سے نوک کرنے لگی, مگر دوسری طرف سے ہنوز سمیٹا تھا. وہ بے بسی کے احساس سے تڑپ تڑپ کر روتی تھی. پھر شام سے رات ہو گئی اور دروازے کے کھلنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اندر داخل ہوتے سدیس کو دیکھ وہ شاکڈ سی رہ گئی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی گٹیا انسان,
मेरे साथ ऐसा खेल खेलने की। वो गुस्से से चीखती हुई उसका गिरेबान पकड़ने लगी, मगर वो उसके दोनों बाजुओं को कलाई से पकड़े जोर से बैठकर धक्का देके, आज की रात मैं तुम्हारे पास सोचने के लिए वक्त देता हूँ तुम्हें, सो मशवरा मानो और चुपचाप हथियार डाल दो। मेरा और तुम्हारा निकाह कल होगा और इसके बाद वलीमा, सो खुद को रेडी रखो, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारे साथ स्वागरात मनाकर इसकी वीडियो वायरल कर दूंगा। वो सर्द लहजे में बोला तो वो नम आंखों से उसे देखने लगी। तुम इंतहाई घटिया इंसान हो, मैं तुमसे शादी करने से बेहतर अपनी जान दे दूं। वो चीखी, तुम ऐसा कुछ करने का सोच लो भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो सर्द लहजे में बोला और फिर उसने मुलाजिमा को अंदर बुलाया और उसे खाना खिलाने को कहा, मगर उसने किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। फिर वो सोच चुकी थी कि उससे शादी करेगी और उसे ऐसा तिगनी कर नाच नचाएगी कि वो बस छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अगले दिन दोपहर को उसका सादगी के साथ निकाह हुआ और शाम को जब उसे लेकर खान हाउस पहुंचा, राबिया खान ने बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा किया, क्योंकि शहबाज खान चुपचाप उन्हें देख रहे थे। राबिया, बहू को सदीस के कमरे में भेज दीजिए और अब इसे मजीद कोई बात नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि हमारे खानदान की इज्जत को उछाला जाए, शहबाज खान ने कहा और फिर चुपचाप अपने कमरे की जाने बढ़ गए। और उनके पीछे आया तो रॉकिंग चेयर पर आंखें मूंदे झूल रहे थे। बाबा, आप नाराज हैं मुझसे? तो शहबाज खान के कदमों में बैठते हुए बोला था, मैं आपसे नाराज नहीं हूं बेटा, आप मेरे इकलौते बेटे थे और मेरे दिल में हजारों अरमान थे। अगर आपको ये लड़की पसंद थी तो एक बार मुझे कहते, मैं खुद रिश्ता लेकर जाता। आपने इस तरह मुझे पराया करके बहुत दुख दिया है। वो कर्ब से बोले तो सदीस तरफ उठा, नहीं बाबा, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था और ना ही आपको पराया करना। मैंने आपकी बात सुनी कि आपको लड़की बहुत अच्छी लगी है। मैंने उसे प्रपोज किया, मगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे डर था कि मैंने आप लोगों को भेजा और आप लोगों को इस तरह इनकार किया तो आप लोगों की इंसल्ट होगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस इसीलिए ये सब किया। बाकी आपका हुक्म सर आंखों पर। वो बोलता चला गया। ठीक है, मैंने उस लड़की की तारीफ की, मगर उसकी ईमानदारी और अच्छाइयों की वजह से। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो मिडिल क्लास लड़की हमारी सोसाइटी में रह सकेगी, हमारे तौर तरीके अपना सकेगी? शहबाज खान ने कहा, मैं उसे सिखाने की कोशिश करूंगा, अगर ना सीखी तो? उन्होंने फिर से सवाल किया, तो फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप उससे नाखुश हुए तो उसका घर में और आखिरी दिन होगा। उस दर्जे में बोला तो शहबाज खान के चेहरे पर सुकून उतर चला लगा। वो दरवाजे की ओट में खड़ी राबिया खान की आंखों में नमी उतरने लगी। फिर कुछ देर के बाद उसके पास बैठा रहा और फिर अपने कमरे में आया तो उस लड़की ने पूरा कमरा तहस नहस करके उसका दिमाग घुमा दिया। क्या कर रही हो पागल लड़की? वो इसका कीमती परफ्यूम उठाकर जमीन पर मारने लगी तो उसका हाथ हवा में ही जकड़े हुए दहाड़ा, मेरा बस चले तो उसके साथ आपका भी सर फोड़ दूं। आप जैसे घटिया इंसान ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। वो चीख उठी थी और सदीस ने थप्पड़ रसीद करने के लिए हाथ उठाया तो शहबाज खान की आवाज पर सदीस का हाथ उठते उठते रुका। क्या कर रहे थे आप? हमने आपकी ये तरबियत की है? क्या आप इस तरह किसी औरत पर हाथ उठाए, वो भी अपनी बीवी पर? शहबाज खान ने गर्ज कर कहा तो अल्लाह पेंच रह गया। अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ बेटा। शहबाज खान ने उस पर सर पर हाथ रखते हुए कहा तो उसकी आंखें झलकी। फिर उन्होंने सलामी के तौर पर 5,000 की पूरी गड्डी उसे दी। फिर सदीस को समझाने के बाद कमरे से निकल गए। काश आपके अंदर भी आपके बाबा की तरह थोड़े बहुत मैनर्स होते। अपने आंसू साफ करती तलख लहजे में बोली तो नाक भर इसे सर चढ़क गया। फिर वो उठकर फ्रेश होने चलेगी और वो वापस आई तो सदीस कमरे से जा चुका था। वो कंबल तान कर उसके बेड पर सो गई। वो पूरी रात स्टडी रूम में बैठा सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा और अपना दिल जलाता रहा। न जाने कितने दर्द और तकलीफ बड़े लम्हात उसे याद आए। उसने अपनी शादी को लेकर कई साल पहले बहुत अरमान सजाए थे, मगर उसकी माँ ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उसे याद है कि आज से 5 बरस पहले अपनी मोहब्बत बिस्मा से वो शादी करना चाहता था, मगर राबिया खान ने उसके पूरे खानदान की बहुत इंसल्ट की, जिसके बाद बिस्मा ने उससे रिश्ता तोड़ दिया और फिर बिस्मा ने उसी महीने अपने कजन से शादी कर ली। वो बहुत बुरी तरह टूट गया था और उसे अपनी माँ से शदीद नफरत थी। वो मोबाइल पर टाइम देखता हुआ उठा और सोने के इरादे से अपने कमरे की तरफ आया तो बेड पर लेटी उस आफत को देख उसका हलक पे कड़वा हो गया। वो चलता हुआ उसके पास आया और उस पर झुककर उसे देखने लगा। है तो सर से पैर तक क़यामत, मगर अफसोस तुम बहुत बदतमीज हो। थोड़ी सी तमीजदार होती तो शायद मैं मोहब्बत कर लेता। पता नहीं मेरे डैड को तुम्हें ऐसा क्या नजर आया कि तुम्हारी तारीफें करते नहीं थकते। वो उसके चेहरे को देखते दिल ही दिल में बोला, फिर उसके पहलू में आकर लेटा और उसने नींद में ही करवट लेते अपनी टांग उसके ऊपर रखी तो चौंक कर उसे देखने लगा, जो कि शायद सर्दी लगने की वजह से उसके सीने में चेहरा छुपा रही थी। दिल के जज्बात बहकने लगे। वो भी एक मर्द था तो इसके सोए हुए जज्बात उसके कंट्रोल से बाहर हुए तो नरमी से उसे खुद में समाये उसके महकते बालों में चेहरा छुपाता
उस पर शिद्दतें बरसाने लगा। किसी अनजान लम्स से उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि खुद को सतीश की बाहों में देखकर वो हड़बड़ाकर निकलने लगी, मगर वो उसकी कमर में हाथ डालता खुद पर गिरा था। उसकी गर्दन में दूसरा हाथ डालकर उसके लबों को अपनी दस्तरस में लेता उसकी सांसें रोका। वो खुद को छुड़वाने के लिए भरपूर मजामत कर रही थी, मगर उसकी मजबूत गिरफ्त में महज फड़फड़ा कर वो रह गई और उसकी रोने सिसकने के बावजूद वो अपना हक जताता चला गया। फिर वो खुद तो पुरसुकून होकर सो गया, मगर अलीशा पर बहुत भारी थी। पूरी रात उसने रोकर गुजारी और सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद वो बाहर आई तो एक रूम के सामने ठटक कर रुके। वो राबिया बेगम को जानमाज पर हिचकियों से रोता देख शौक थी। वो औरत जो इस कदर मखरूर थी, वो फजर की नमाज अदा करती सजदे में रो रही थी और ये हैरत की बात थी। वो सर चटक कर बाहर लॉन में आ गई। कुछ देर वहां बैठने के बाद वो अंदर की जानी मड़ी, मगर जैसे ही मिस्टर एंड मिसेस खान के कमरे के सामने से गुजरने लगी तो अंदर से आती आवाजों को सुनकर ठटक गई। अपनी बहू को अपने अल्फाज में समझा दीजिएगा कि हमारे असूल कवायद के खिलाफ न जाए, वरना उसका हशर बहुत बुरा होगा। उम्मीद करता आप उसे कंट्रोल में रखेंगी। हमने आपके मुंह से सबके सामने ये कहलवाया है कि वो लड़की बुरी है और अब इसे साबित आप करेंगी। हमने वो लड़की एक आंख नहीं बाती, हम उसे एक पल अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें क्या मालूम था कि हम जो उसकी झूठी तारीफ कर रहे थे उसकी वजह से हमारा पागल बेटा उसे शादी कर लेगा। खैर, एक बात का तो इत्मीनान हुआ कि हमारा बेटा हमसे बहुत मोहब्बत करता है। कल रात उसने वादा किया है हमसे कि अगर हम उससे छोड़ने का कहेंगे तो खुद छोड़ देगा। मगर खैर, वो एक मिडिल क्लास घराने की लड़की है, बिस्मा जैसी तेज तरह नहीं लगती जो कि हमसे हमारा बेटा छीन लेगी। मगर फिर भी आप इसे असूल बता दीजिए तो बेहतर होगा। उसने एक भी गलती की तो हम इस घर से उसे निकलवा देंगे। शहबाज खान बोलते जा रहे थे और वो शौक से सुन रही थी। फिर वो बोझल कदमों के साथ अपने कमरे में आई। उसके दिमाग में सनसनाहट सी दौड़ रही थी। फिर वो सारी सोचें झटक कर सतीश की जानिब देखने लगी जो कि अभी वॉशरूम से निकला था। आपने जो मेरे साथ रात को किया है ना, बहुत गलत था। आप मेरी इजाजत के बगैर कैसे कर सकते हैं? उसके पास आते गुस्से से बोली। तो सतीश ने आंखें सुकेर कर उसे देखा। अभी भी दमखम बाकी है, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में मेरी कुर्बत में सब कुछ भूल जाओगी। उसके रुखसार पर चुटकी भरते हुए तंजिया लहजे बोला तो अलीशा के तन बदन में जैसे आग सी लगी। आप क्या समझते हैं कि मैं आपकी मुलाजमा हूँ? आप जो कहेंगे मान लूंगी। वो तरह कर बोली। मेरे बाबा ने मुझे मना ना किया होता ना तो तुम्हें इस वक्त बहुत अच्छे से जवाब देता। वो तंग कर बोला और फिर बाहर निकल गया। उसे सारा दिन कमरे में ही गुजारा और शाम को सतीश की बहन नेहा के कमरे की जाने पड़ी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, अंदर से नेहा के रोने की आवाज आ रही थी। प्लीज बाबा, मुझे उस शख्स से शादी नहीं करनी, वो अच्छा इंसान नहीं है। मुझे मेरी दोस्त रोहा ने बताया कि उसके कई लड़कियों के साथ अफेयर्स है और जब मैंने उससे पूछा तो उसने बेबाकी से इकरार किया और साथ में ये कहा कि सिलसिला हमेशा जारी रखेगा और मैं उसकी एक बांदी जैसी होंगी और मेरी कोई औकात नहीं होगी और ना ही मैं उनके मामला में कुछ बोल सकती हूँ। प्लीज उस जानवर के साथ शादी मत कीजिए मेरी। नेहा रोते हुए बोली। तुम्हारी शादी जवाद के साथ ही होगी, ये बात अच्छे से जहन में बिठा लो। रही बात अफेयर्स की तो वो मर्द है, जितने मर्जी अफेयर्स चलाए, तुम्हें इसके मामले में चुपचाप सब सहना है। अब तुम्हारी माँ को ही देख लो, मेरा अपनी सेक्रेटरी के साथ रिलेशन था मगर वो कभी नहीं बोली और इस तरह घर बसाए जाते हैं। आपकी माँ ने आपकी तरह शुरू में मजामत करने की कोशिश की थी मगर अच्छा सबक सिखाया था मैंने। तो बेहतर होगा कि आप इस वक्त ये बात सीखने से पहले मेरी बात माने और चुप रहे। शहबाज खान की बात पर वो बाहर खड़ी सुन हो गई थी और फिर शहबाज खान जैसे ही बाहर निकले तो वो जल्दी से दीवार की ओर में चले गए। उनके जाने के बाद उसने कमरे में झांका तो नेहा और राबिया खान रो रही थी। वो तो शहबाज खान की असलियत जानकर ही सदमे में थी। उस शख्स की हर बुराई का नकाब राबिया खान थी। वो एक झटके से मुड़ी और अपने कमरे में आकर इधर उधर घूमते इस बारे में सोचने लगी, ओ माय गॉड, कोई इंसान इतना बड़ा मुनाफिक कैसे हो सकता है? मतलब वो शख्स अपनी आला इखलाक की वजह से पहचाना जाता है। वो इस कदर बद इखलाक इंसान है, खुद को सबके सामने अच्छा बनाकर रखा हुआ है और अपनी बीवी को बुरा बनाते हैं। वो अपना सर हाथों में गिराते सोचे जा रही थी। मेरी माँ कहा करती थी कि हर एक काम में अल्लाह की मसलियत होती है और मैं कल तक अल्लाह से शिकवा कर रही थी कि मेरी सतीश से शादी की हुई। आज मुझे मालूम हो गया है क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि मैं मिसिस खान और उनकी बेटी को इस मुसीबत से निकालूं। मैं नेहा की शादी इस घटिया इंसान से नहीं होने दूंगी। वो दिल ही दिल में इरादा बांध चुकी थी और इस मामले में नेहा के मंगेतर जवाद के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगी। इत्तेफाक की बात थी कि सतीश उन्हीं दिनों अपने डैड के साथ एक बिजनेस सेमिनार अटेंड करने के लिए लंदन गया था और इसीलिए उसे जवाद के खिलाफ सबूत ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मगर अब सबूत तो मिल चुके थे लेकिन सतीश को यह सब दिखाना बाकी था और वो शिद्दत से उसके आने की मुंतजिर थी।
जिस दिन वो आया वो उसके पास आई। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, वो पास आकर बोली। मेरे पास टाइम नहीं है, वो स्मार्ट लहजे में बोला। आखिर आपके साथ मसला क्या है? मैं आपकी बीवी हूँ और आपसे अपने मसले शेयर नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? वो तब कर बोलती उसके सामने खड़ी होती रास्ता रोटी। सतीश ने नागवारी से उसे देखा और पीछे हटाता आगे बढ़ा। मुझे मालूम है कि आज नेहा का निकाह है और ये निकाह नहीं होना चाहिए। इस बात पर सतीश के आगे बढ़ते कदम रुके और वो एक चुटकी से मुड़कर उसके सामने आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ये बात करो? अपनी औकात में रहो। वो दांत पीस कर बोला था। मैं अपनी औकात में ही बात कर रही हूँ। आप भी अगर जरा थोड़ा सा औकात से नीचे आकर मुझसे बात कर लेंगे ना तो कुछ नहीं हो जाएगा। मुझे कुछ दिखाना है आपको, वो तंज लहजे में बोली और मोबाइल से फोल्डर निकालने लगी। मगर सदीज ने गुस्से से उसके हाथ से मोबाइल छीनते जोर से सामने दीवार पर दे मारा। आपका दिमाग खराब है? ये क्या किया आपने? जानती भी है उसमें कितना अहम डाटा था। मैं आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हूँ, आपने सब वेस्ट कर दिया। वो चीख कर बोली थी। आवाज नीची रखो, और मैं तुम जैसी लड़की को अच्छी तरीके से जानता। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। उसकी दोनों बाजू से जबड़े उसे करीब करता चबा चबा कर बोला था। आप जैसे चीप नहीं हूं मैं, मुझे अपनी हदूद का अच्छे से अंदाजा है। मैं जब कह रही हूँ ना कि जवाब एक अच्छा इंसान नहीं है तो मेरी बात सुनने में कोई हर्ज ही क्या है? वो तब कर बोली। जवाब मेरे डैड की पसंद है और मेरे डैड कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। वो गुस्से से बोला था। क्यों? आपके डैड कहीं के वलीउल्लाह है जो गलत नहीं हो सकते? वो एक आम इंसान है, उनसे भी गलतियां हो सकती है। वैसे भी आपका क्या पता आपके डैड अच्छे हैं या बुरे हैं? अभी बात उसके मुंह में ही थी कि वो पास आते हुए उसकी गर्दन दबोचता हुआ उसी दीवार से लगा गया। आइंदा से मेरे डैड के बारे में इस तरह बात की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम जानती नहीं हो कि मेरे डैड मेरे लिए क्या है। उनके लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। वो इसका गला दबाते हुए बोला और अलीशा को लगा कि आज उसकी सांस ही रुक जाएगी। ये क्या कह रहे हो सतीश? छोड़ो उसे, मार डालना चाहते हो क्या? राबिया खान ने पास आकर उसे पीछे धकेलते हुए कहा। राबिया खान ने उसे पीछे धकेला और उसे छोड़ता हुआ पीछे हुआ तो खांसते हुए अपनी सांस बहाल करने लगी। समझा दीजिए अपने अल्फाज में से कि आइंदा अगर कि मेरे डैड के बारे में ऐसी कोई बात की तो मैं इसकी जान ले लूंगा। और फनकार कर बोला और फिर लंबे लंबे ढंग बढ़ता वहां से निकलता चला गया। राबिया खान ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि खान साहब उसके लिए क्या अहमियत रखते हैं। उनके खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करता। आइंदा से उनके खिलाफ कुछ मत बोलना। राबिया खान ने सर दर्जे में किया और वापिस पलटी। मैं आप जैसी बुज़दिल नहीं हूँ डॉक्टर राबिया खान, वो चबा चबा कर बोली तो राबिया खान के कदम थम गए। वो भी यकीनी से मुड़कर उसे देखने लगी। तुम्हें कैसे पता मैं डॉक्टर हूँ? राबिया खान का रंग फक हो गया। मुझे तो ये भी पता है कि आप एक सोशल वर्कर भी रही है। एक मामूली से घर में आंख खोलने वाली राबिया खान जो कि ना सिर्फ एक नडर लड़की थी बल्कि बेइंसाफी पर आवाज उठाने वाली एक अजीम औरत थी। एक साइकियाट्रिस्ट थी जिसके पास कई केसेस आते थे ऐसी लड़कियों के जिन पर उनके शौहर जुल्म करते थे और उनकी आवाज वो बना करती थी। मगर अफसोस दूसरों के लिए जंग करने वाली अपनी बार आकर हार गई। एक मामूली सी हाउस वाइफ बनकर रह गई। अलीशा बोलती जा रही थी और राबिया खान इसी तरह उसे फटी फटी निगाहों से देख रही थी जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। अपनी हद में रहो लड़की, वो गुस्से से बोली थी मगर उनका लहजा बहुत कमजोर था। इतना ही सुनकर वो शौक रह गई। अभी तो बहुत सुनना बाकी है ना आपको। मैं जान चुकी हूँ कि आपके शौहर की असलियत और मुझे मालूम पड़ चुका है कि आपके चेहरे के पीछे पापा का घिनौना चेहरा छुपा हुआ है। वो तब कर बोली तो राबिया खान का जिस्म कांपने लग गया। तो तुम्हें कैसे पता चला? वो नम लहजे में बोली। आपकी बेटी को बचाने के लिए सबूत इकट्ठे कर रही थी और इत्तेफाकन मुलाकात आपके भाई के शादी से हो गई जो कि आपकी बेटी से मोहब्बत करता है। बस वहां से पता चला और सबूत भी इकट्ठे कर लिए। वो बोलती जा रही थी। बस करो, चुप हो जाओ, इससे आगे एक लफ्ज मत बोलना। तुम नहीं जानती क्या हंगामा बर्पा हो जाएगा। वो शहबाज खान है जो कभी भी अपने खिलाफ सबूत नहीं छोड़ते लेकिन तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम चुपचाप जहां पड़ी हो वहां ही रहो। इससे आगे तुम कुछ नहीं बोलोगी और ना ही करोगी। तुम नहीं जानती इनको कि वो क्या क्या नहीं कर सकते, तुम्हारी जान तक ले सकते हैं। राबिया खान मुतवहिश अंदाज में बोली। इनको जो करना है वो करे, लेकिन आज आपकी बेटी का निकाह मैं इस तरीके से नहीं होने दूंगी। और इत्मीनान से बोली तो राबिया खान का रंग मजीद सर्द पड़ गया था। तुम कुछ नहीं करोगी, तुमने अपनी जिंदगी अजीज नहीं किया। तुम नहीं जानती सदीस तुम्हारे साथ क्या करेगा। मेरे बेटे को भी दरिंदा बनने में एक पल नहीं लगेगा। उसका बाप जो उससे करवाना चाहेगा ना वो कर बैठेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो हो रहा है उसे होने दो। राबिया खान अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते होगा और वापस पलटी। और अपनी बेटी को अपनी जैसी जिंदगी देना चाहती है क्या आप? आपके शौहर
से ज्यादा बड़ा दरिंदा है जवाद। उसने अपनी प्यारी बीवी को इस कदर बेदर्दी से मारा पीटा था कि उसके जिस्म की हड्डियां तोड़ दी थी। उसकी जगह आज आपकी बेटी हो सकती है, मेरे लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए आवाज उठाइए। फिर वो जवाद की सच्चाई मजीद बताने लगी। तो ना सिर्फ औरतों से नाजायज ताल्लुक रखता है, बल्कि इसने 2 निकाह भी किए हैं। उसकी दोनों बीवियां उसकी जिंदगी से इंतहाई बुरी हालत से निकली है, और इनमें से एक की तो कुछ महीनों के बाद ही मौत हो गई थी। ये सब सुनकर राबिया खान वहीं जमीन पर ढेर हो गई। राबिया खान का जिस्म होले होले लर्ज रहा था। वो चलती हुई उनके पास आई और उन्हें गले लगा लिया। मेरी बेटी को बचा लो, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को खतरा होगा ना। मैं अपनी बेटी की वजह से तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम सदीस की जिंदगी से जाओ। मेरे बेटे ने पहले ही बहुत दर्द सहा है, मजीद तकलीफ मैं उसे देना नहीं चाहती। राबिया खान हिचकियों के दरमियान बोली तो अलीशा को उस औरत पर बहुत ज्यादा तरस आया। एक बात पूछो ना, ऐसी क्या मजबूरी हुई थी? क्या आपने शहबाज खान के जुल्म के सामने घुटने टेक दिए? उसने पूछा। मेरा भाई है वो वजह। शहबाज खान को मैंने तुम्हारी वजह से डर अंदाज में चैलेंज किया था आज से 30 साल पहले, और शहबाज खान ने उस बात को अपनी आना का मसला बनाया और मेरे 10 साल के भाई को किडनैप करके उसे मारने की धमकी दी, और मजबूरन मुझे उनसे निकाह करना पड़ा। और ये सिलसिला नहीं रुका। मेरे भाई को तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उसका करियर तक नहीं बनने दिया। फिर वो एक स्कूल में टीचर लगा और वहीं पर खान साहब के मैडम के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, और मेरे भाई जहाद ने उसके खिलाफ उठाना चाहा, मगर औरत ने उल्टा मेरे भाई पर ही रेप का इल्जाम लगा दिया, और मेरे भाई के साथ साथ मेरी माँ बाप की बहुत रुसवाई हुई, और मेरे भाई को 7 साल की कैद हो गई। वो जैसे ही रहा हुआ तो वो माँ बाप के साथ वहां से गायब हो गया, और साहिब ने कहा कि उन्होंने ही गायब किया है, और हर दिन वो मुझे इन्हें मारने की धमकी देते हैं। राबिया खान अपने ऊपर बीते जुल्म की दास्तान सुनाती गई, और अलीशा की आंखों में अभी आंसू आ गए। अब बस बहुत हो गया, बाबा के जुल्म का गला बढ़ चुका है, अब इन्हें नहीं छोड़ूंगी। वो सर लहजे में बोली तो राबिया खान मजीद घबरा गई। तुम खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली हो। खान साहिब कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पता नहीं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली के साथ क्या सुलूक करेंगे। राबिया खान ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी कोई फैमिली नहीं है, और जब है ही नहीं तो कोई घबराने की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह ने हर फिरौन के लिए जवान लिखा है। अब बस बहुत हुई उनकी फरोनियत, अब इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है, और आज ये पहला सबक सीखेंगे। और फिक्र मत कीजिए, सदीस भी इसमें मेरा साथ जरूर देंगे। उन्होंने बड़े इस वक्त मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने जवाद के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए हैं तो सामने रखूंगी तो बस जरूर सुनेंगे। फिलहाल तो मेरा मोबाइल खराब हो चुका है, और मैंने एक्स्ट्रा सबूत एक USB में रखे हैं। अब निकाह के टाइम वो सबूत सबके सामने पेश करूंगी। वो इत्मीनान से बोलती गई, और राबिया खान अभी तक मुस्तरब सी थी। फिर उन्होंने बाकी अपना कहा सच कर दिया। सबके सामने जब जवाद की असलियत खुली तो सदीस ने उसे वहीं पर मारना शुरू कर दिया, और शहबाज खान तो गुस्से में मुठियां बींचे खड़े उस छटांग बड़की लड़की को देख रहे थे, जिसने आज पूरी महफिल में उनका तमाशा बना दिया था। सदीस ने जवाद को मार मार कर घर से निकाल दिया, और उस वक्त सब लाउंज में बैठे थे। बेटा, अगर आपको ये बात पता चल गई थी तो आपको ये बात आकर मुझे बतानी चाहिए थी ना, शहबाज खान ने कहा। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे शर्म और झिझक महसूस हो रही थी कि मैं आपसे जाकर बात करूं, और मैंने सदीस से बात करने की कोशिश की थी, मगर इन्होंने सुनी ही नहीं, बल्कि उल्टा मेरा मोबाइल ही तोड़ दिया। मेरा मकसद आपका माम बिल्कुल तोड़ना नहीं था बाबा, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं जानती हूँ आप अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं, बस इसीलिए मैंने ये सब किया, वरना यहाँ पर किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये सब तो आपके एहतराम की वजह से करती हूँ। और बड़ी चालाकी से खुद को मासूम साबित कर चुकी थी। राबिया खान ने बिना पलके चिपके उसे देखा। वो कितनी आसानी से सब कुछ करके मासूम बनी थी, वैसे ही जैसे शहबाज खान करते थे। बहुत अच्छा किया तुमने बेटे, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसके सर पर हाथ रखते वो अंदर की जाने पड़े तो उसने सदीस की तरफ देखा, जो कि इसे देख रहा था। ऐसे आप अगर मुझे थैंक्स करना चाहें तो मुझे कोई इतराज नहीं है। वो कमरे में आते ही बोली तो सदीस ने उसे आंखें सुकेर कर देखा। मैं तो नहीं भूलूंगा, तुमने एक फर्ज निभाया। तुम इस घर की बहू हो, और मुझे अच्छा लगा कि तुमने इस घर के मुतालिक सोचा, और सबसे बढ़कर तुमने बाबा के मुतालिक सोचकर सब किया। वो मैंने बाबा का मान बढ़ाता है ना, मेरे लिए बहुत मोहतरम है। इस नाते मैं तुमसे थैंक्स बोलूंगा, सदीस ने कहा तो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। फिर अगले दिन सुबह सदीस जब जिम रूम में था तो अलीशा भी उसके पीछे चली आई। वो दरवाजे पर एकदम ठटक कर उठे। वो रनिंग मशीन पर शर्टलेस बहुत तेज रनिंग कर रहा था। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। वो यकटक उसे देखती गई। किसी की निगाहों की तफ्तीश से चौंक कर सदीस ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर खड़ी अलीशा को देख उसने स्पीड हल्की की और नीचे उतरकर टॉवल से अपना चेहरा साफ किया और उसकी तरफ मुड़ा, जो कि उससे डिक्की पास आ रही थी। कुछ कहना है क्या?
सदीस ने सर झटक कर पूछा। हाँ, वो एक ट्रांस की कैफियत में बोली थी। हाँ बोलो, क्या कहना है? वो हनूस उसी अंदाज में बोला, जो भी तुमने बोलना है बोलो, तुमने कहा ना कोई बात करनी है तो कहो, क्या कहना है? उसके यूं देखने पर अब चिढ़ कर बोला, हाँ वो मुझे कुछ कहना तो था लेकिन मैं भूल गई। वो अब गर्दन टेढ़ी करके उसको देखती आहिस्ता में बोली, तुम मुझे देखना बंद करोगी? कब से मुझे देखे जा रही हो? वो अब चिढ़ कर बोला तो उससे पटाकर निगाहें हटा की। मैं तो नहीं देख रही, वो तो बस ऐसे ही। उससे कोई बात ही नहीं बन रही थी। जब याद आए तब आ जाना, अब जाओ यहाँ से। वो सर चटक कर बोला तो जल्दी से मुड़ने लगी, मगर उसका पांव मुड़ा और वो गिरने ही वाली थी कि सदीस ने जल्दी से उसे बाहों में भर लिया। वो साकुत और जामिद सी उसके बाहों में से देखने लगी और दिल गोया पसलियों में धड़क रहा था। वो इतना शानदार मर्द था कि उसे देखकर कोई भी लड़की अपना दिल हार बैठती, मगर वो तो पहली बार में उससे हारी नहीं थी। मगर अब ना जाने ऐसा क्या हो गया था कि वो बेख्तियार उसकी तरफ खींचती चली जा रही थी। उसके कंधों से थामते वो सीधी होने लगी, मगर पाँव में शदीद दर्द उठा। आउच! वो कराहती हुई जमीन पर बैठी। क्या हुआ, ठीक हो तुम? वो उसके पास बैठते हुए तशवीश भरे अंदाज में बोला, उफ अल्लाह, मुझे लग रहा है मेरे पाँव ही टूट गया है। वो तकलीफ से बोली तो सदीस ने जल्दी से गोद में उठाया। ये क्या कर रहे हैं आप? उतारे मुझे नीचे। वो सटपटा कर बोली, चुप रहो, पता नहीं तुम ऐसी हरकतें करती क्यों हो? और तब कर बोला, फिर से यूं ही गोद में उठाए अंदर की जाने पड़ा। जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ तो वहां बैठे शहबाज खान और राबिया खान ने उसे चौंक कर देखा। उसे लाउंज में आते ही उसे सोफे पर बिठाया और उसके पास जमीन पर बैठते उसका पांव अपनी गोद में रखा और उसका मायना करने लगा। शहबाज खान ने तनबीही निगाहों से राबिया खान को देखा तो उनकी बात का मतलब समझते पास आई। क्या कर रहे हो तुम? ऐसे अपनी बीवी का पांव कैसे पकड़ सकते हो? तुम मर्द हो, छोड़ उसे, लाजमा देख लेगी। राबिया खान ने सख्त लहजे में कहा तो सदीस के माथे पर अनगिनत पलक पड़ गए। आप अपने काम से काम रखा करें मिसेस खान, और ये मेरी बीवी है, मुझे इसके साथ किसी भी तरह रहना है। किसी तरह नहीं, ये आपसे सीखने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे इसके पांव अपने गोद में रखूं या चूमूं, आपका इससे कोई लेना देना नहीं। आपको तो किसी की दर्द तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मगर आप जैसा मैं हरगिज नहीं हूं। सदीस ने चबा चबा कर कहा, फिर उसे यूं ही गोद में उठाए वो कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने ना सिर्फ उसके पाँव की स्काई की बल्कि अपने सामने उसने नाश्ता करवाने के लिए मेडिसिन देकर उसे सुलाने के लिए डटा दिया। वो न जाने कितनी देर सोती रही और जब उठी तो दोपहर के 3 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठी, मगर पाँव में दर्द की वजह से सिसकारी भरती दोबारा से बैठ गई। इसी वक्त सदीस अंदर दाखिल हुआ। तुम्हारा दिमाग खराब है? जब पता है कि पाँव पर चोट लगी है तो इस तरह एकदम उठने की क्या जरूरत थी? उसके पास आते उसे डांटते हुए बोला और फिर से थाम कर बेड पर बिठाते उसका पाँव देखने लगा। वो यकटक उसके चेहरे की जानिब देख रही थी। इतना अच्छा इंसान है ना, बिल्कुल अपनी मम्मा के जैसा, नरम दिल और एहसास करने वाला। मगर काश अपने बाबा के बारे में सच जान ले। मुझे ये सच्चाई लानी ही होगी। तुझे देखते हुए दिल ही दिल में बोली थी। फिर वो उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। अगले दिन अपनी अटैची केस से कपड़े निकालकर अलमारी में रखी रही थी कि सदीस अंदर दाखिल हुआ। ये क्या कर रही हो तुम? कपड़े रख रही हूँ। अब मैं मुस्तकिल यहाँ पर रहना है तो ये मेरी भी अलमारी है ना। वो इत्मीनान से बोली और फिर अपना काम करने लगी। तुम्हारे पाँव पर चोट आई है तो ये काम मुलाजमा भी कर सकती है, उतर जाओ नीचे। वो संजीदगी से बोला, इतने से काम के लिए मैं किसी को नहीं कहती, अपना काम मैं खुद करती हूँ। वो सर चढ़कर बोलती एरिया उठाकर अब अटैची सबसे ऊपर रखने की कोशिश करने लगी थी। वो सीने पर बाजू लपेटे उसे इत्मीनान से देखने लगा। वहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं आप? यहाँ आकर मेरी हेल्प करिए ना। जंजलाकर उसकी जाने मुड़ी। अच्छा, अभी तो कुछ देर पहले कह रही थी कि मैं अपना काम खुद करती हूँ, तो अब करो ना, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। और ऐसा सोचना भी मत। वो मुंह बनाकर बोलता आगे बढ़ने लगा कि अलीशा का पाँव स्टूल से फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि वो जल्दी से उसे बाहों में पड़ गया। वो इसकी शर्ट का कॉलर दबोचे जोर से अपनी आंखें नीचे उसकी करीब थी कि सदीस के लब उसके माथे से मिस हुए। फिर उसे आहिस्ता से नीचे उतारता संजीदगी से देखने लगा। तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की कोई चीज है कि नहीं? पहले तो पाँव बच गया था, अब इसे लाजमी तोड़ना है। हटो पीछे, छोटी दुनिया। मुंह बनाकर बोलता उसे पीछे हटा गया। छोटी दुनिया? आपको मैं छोटी लगती हूँ? यानी आप मुझे मेरे कद का ताना दे रहे हैं? वो तब कर बोली, तो क्या नहीं हूँ? ये मेरे सीने के ऊपर आती हो, सिर्फ मेरे एक हाथ नहीं बल्कि एक उंगली की मार हो। वो अनगिनत शहादत जोर से उसके माथे पर बालते ऊपर तो लड़खड़ा कर गिरने लगी कि एकदम से सदीस ने कमर में हाथ डाले उसी करीब करता उसकी स्याह आंखों में देखने लगा। फिर झुककर बारी बारी उन आंखों पर लब रखे तो अलीशा सिमट कर उसके सीने में समा गई। वो धीमा सा मुस्कुराता उसे खुद में भेजता, उसकी गर्दन और कंधे पर अपना लम्स छोड़ने लगा। ये सदीस अभी तक फाइल क्यों नहीं लेकर आया? कब से इंतजार करते शहबाज खान ने घड़ी की जानिब देखा और फिर खुद ही उठकर उसके कमरे की जानिब बढ़े।
मगर दरवाजे पर ही ठहर के। उनका बेटा, जिसके लिए वो सबसे पहले थी, इनकी बात को फरामोश किए अपनी बीवी को बाहों में भरे मदहोश खड़ा था। वो मुठ्ठियां भींचकर मुड़े और कमरे में आकर इधर उधर टहलने लगे कि उसी वक्त राबिया खान अंदर दाखिल हुई। खान साहब, आपकी चाय। राबिया खान ने चाय उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो उन्होंने गुस्से से उसे देखा और उन चाय उनके हाथ पर उल्टा दी। उस सिसकारी वर्दी अपने हाथ झटकने लगी और गर्म चाय की वजह से जल गया। हो रही है ना जलन, इससे कहीं ज्यादा मेरा दिल जल रहा है। मैंने कहा था ना, अपनी बहू को मैनर्स सिखाइएगा, मगर आपने कोई तवज्जो ही नहीं दी। उस लड़की ने मेरी इज्जत कुछ दिन पहले तो पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत खराब की और अब वो मेरा बेटा भी मुझसे छीन रही है। मैं नहीं चाहता कि वो किसी औरत का असीर हो, मगर वो उस लड़की का असीर बन रहा है। लेकिन अब बहुत हो गया, वो लड़की मजीद मेरे सदीस की जिंदगी में नहीं रहेगी। वो राबिया खान का हाथ जोर से पकड़े चीख उठे थे। नहीं खान साहब, ऐसा मत कीजिएगा, वो आपका बेटा है। बरसों के बाद मेरा बेटा इतना खुश है, प्लीज उससे ये खुशी मत छीने। वो शहबाज खान के कदमों में बैठे हुए बोली तो उन्होंने अपनी टांग मारकर उन्हें पीछे गिराया और फिर पंजों के बल जमीन पर बैठते राबिया खान की गदी से बाल पकड़े और उसकी आंखों में दिखने लगे। अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें, जैसे अपने भाई से बहुत ज्यादा थी। लेकिन देखिए ना, जिनसे भी आप मोहब्बत करती हैं उन्हें मैं आपसे छीन लेता। पहले आपका भाई, आपके माँ बाप, क्या नहीं मैंने किया उनके साथ। फिर मैंने अपने बेटे की जिंदगी से बिस्मा को ही निकाल बाहर फेंका और आपका इस्तेमाल किया। शहबाज खान बोलते जा रहे थे और राबिया हिचकियों से रोते हुए हाथ जोड़े अपने बेटे की खुशियां मांग रही थी। बाहर खड़ी मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करती अलीशा की आंखें नम थी। फिर वो रिकॉर्डिंग बंद करती मोबाइल लिए कमरे में आई। सदीस वार्डरोब के सामने खड़ा था। वो पीछे जाकर उसे पीछे से हक करती, उसकी पूंछ से सर टिकाए हुए रोती। अलीशा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? वो इसकी तरफ मुड़ते उसका चेहरा अपने हाथों में लिए बेताबी से बोला, मगर वो हिचकियों से रोती उसके सीने में समा गई। मिसेस खान ने तुम्हें कुछ कहा है? इन्हें मैं अब छोड़ूंगा नहीं। उसे पीछे हटाता बाहर जाने लगा। अगर मैं कहूं कि माँ नहीं, आपके बाबा ने कुछ कहा तो क्या करेंगे? उसके कदम आगे बढ़ते एकदम रुके थे और वो एक झटके से मुड़कर उसकी जाने पाया और खून ख्वार निगाहों से उसे दिखने लगा। ऐसी बात जुबान से निकाली बिना तो तुम्हारी जुबान हलक से खींच लूंगा। वो दहाड़ा था, सबूत है मेरे पास, अगर वो दिखाएं तो मानेंगे। अपनी आंखों को जोर से रगड़ते हुए बोली, हरगिज़ नहीं, और मैं अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरी माँ जिस तरह की औरत है मुझे मालूम है, वो तो अपने सगे माँ बाप की नहीं बन सकी। बाबा ने मुझे बताया कि उन्होंने कभी भी अपने माँ बाप से राब्ता तक नहीं रखा और मैं उन लोगों को ढूंढा और उन लोगों से मिला भी और मैंने उनसे कहा कि माँ को बताऊं तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। और मैं अच्छे से जानता हूँ अपनी माँ को कि वो इंसल्ट करते हुए किसी को नहीं देखती, किसी को इंसान ही नहीं समझती। इन्होंने मेरी जिंदगी में आने वाली मेरी मोहब्बत के साथ क्या किया था? उसको पूरी दुनिया के सामने जलीलो रुस्वा किया था, बदकिरदार साबित किया था उसे। मगर मेरे बाबा मेरा साथ देते रहे, मगर वो भी माँ के साथ बेबस हो जाते हैं। वो कर बड़े लहजे में बोलता चला जा रहा था, जरूरी नहीं है कि आपको जो नजर आ रहा है वही दुरुस्त हो। मैं अब आपको कुछ दिखाती हूँ। वो कहती हुई एलईडी की जानिब मुड़ी और अपना मोबाइल उसमें कनेक्ट करते हुए उसने जैसे ही वो वीडियो ऑन की तो वो जैसे देखता रह गया और उसका रंग मुतगीर होता चला गया और जमीन पर बैठता चला गया। फिर वो ऊंचा लंबा मर्द दहाड़े मार मार कर रो रहा था और अलीशा उसके पास बैठी थी तो एक झटके से उठकर वहां से वॉशरूम की जाने पड़ गया। वो तेजी से उसके पीछे लपकी, मगर वो टूटी से दरवाजा बंद कर था उसके साथ एक लगाए बैठता चला गया और बाहर से उसकी मिन्नत समाजत कर रही थी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा था। न जाने कितनी देर उसे पुकारती रही, फिर घबरा कर बाहर निकली और तेजी से किचन की जाने पाई जहां पर राबिया बेगम खाना पका रही थी। मम्मा, मम्मा प्लीज मेरे साथ चलिए। और राबिया बेगम का हाथ थाम कर बोली तो परेशान सी हो गई। क्या हो गया है? कहाँ लेकर जा रही हूँ मुझे? राबिया बेगम ने जला कर कहा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्हें आपकी जरूरत है। वो नम लहजे में बोली तो राबिया बेगम मजीद घबरा गई। कौन कौन ठीक नहीं है? उन्होंने रुकती सांसों से पूछा। सदीस। वो आहिस्ते से बोली, क्यों, क्या हुआ है उसे? वो तेज लहजे में बोली, इन पर बाबा की सच्चाई खुल चुकी है, मैंने बता दिया उन्हें सब कुछ। वो बोली तो लाउंज में बैठे शहबाज खान का रंग मुताहिर हो गया और वो गुस्से से उठे। तुम्हारी इतनी हिम्मत लड़की कि तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काओ? वो दहाड़े और फिर उन्होंने फ्रूट नाइफ उठाया और इसे मारने को लग गए। राबिया खान ने जल्दी से उसे पीछे हटाती आ गई और उनका हाथ थाम गया। बस बहुत हो गया खान साहब, खबरदार खबरदार, आपने मेरी बेटी जैसी बहू को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो। वो गर्ज कर बोली थी, ओह इतनी हिम्मत क्या से आ गई आप में? ऐसा लग रहा है कि परसों पुरानी राबिया बुखारी मेरे सामने खड़ी है, ना कि राबिया खान। पता है ना
क्या करूंगा इस हिम्मत दिखाने के बाद? क्या सजा मिलेगी? उसके बालों से जुगरे चिल्लाकर बोलने लगे। नौकर भी शॉक्ड उसे देख रहे थे। मिस्टर खान, सदीस की दहाड़नुमा आवाज पर शहबाज खान थम गए और उन्होंने मुड़कर बेयकीनी से अपने बेटे को देखा। सदीस सीढ़ियां उतरते ही नीचे आया और जल्दी से जमीन पर गिरी राबिया खान को उठाकर अपने सीने से लगा। आई एम सॉरी मॉम, क्यों नहीं बताया आपने मुझे? कसूरवार मैं हूँ, शायद मुझे ये सब मालूम हो जाना चाहिए था। खुद ब खुद मैं कैसा बेटा हूं, मैं कुछ समझ ही ना सका। मैंने सिर्फ बाबा की निगाहों से देखा, बरसों से आपको देखता रहा हूं, मैंने आपका दुख जाना ही नहीं। और जब एक माह पहले आने वाली अनीशा ने आपके दिल को जान लिया, मुझे माफ कर दीजिए। और राबिया खान के दोनों हाथ थामे उन पर माथा टिकाए फूट फूट कर रो दिया था। फिर उन्हें बाहों में नहीं उठा। हम अभी और इसी वक्त घर पर छोड़कर जा रहे हैं ये घर। वो बोला तो शहबाज का रंग मुतगैर हो गया। हाँ ठीक है, जाओ ले जाओ अपनी माँ को यहाँ से, मैं भी देखता हूँ मेरे नाम के बगैर तुम क्या कर सकते हो। शहबाज खान चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे और साथ ही राबिया खान को इस कदर गलीज गालियां निकाल रहे थे कि सुनते ही सदीस का मीटर गूंज चुका था और उन्हें मारने के लिए लगा। मगर राबिया जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। नहीं, ये जैसे भी है तुम्हारे बाबा है और मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत दे रही थी कि तुम अपने बाबा को दर्द दो। माँ बाप दुनिया में सिर्फ एक ही होते हैं, उनका एहतराम हर हाल में लाजिम है। तुम उनसे नाराज हो ठीक है, लेकिन तुम उन पर हाथ नहीं उठाओगे। राबिया खान ने कहा, आप आज भी इनकी साइड ले रही हैं? देखे, ये वो शख्स है जिन्होंने नाना नानी को रुस्वा किया जमाने भर में, फिर भी आप इन्हें माफ कर रही हैं। सदीस कर बड़े लहजे में बोला, मैंने माफ नहीं कर रही और ना ही कभी करूंगी अपने एक बेटी होने के नाते, लेकिन मैं तुम्हें एक बेटा होने के नाते इनके साथ बदतमीजी करने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ऐसा कोई काम करे जिसकी आखिरत तबाह करे। हम ये घर छोड़कर जाएंगे, यही इनकी सजा है। राबिया खान ने कहा। फिर वो सब वहां से खाली हाथ निकलते चले गए। शहबाज खान पीछे से गालियां बकते जा रहे थे, मगर उनमें से कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने बस की टिकट करवाई और वो लोग लाहौर पहुंचे, जहां पर राबिया बुखारी के वालिदैन और भाई रह रहे थे। जब वो लोग आधी रात को वहां पहुंचे तो जैसे ही दरवाजा खुला तो बहन भाई बरसों बाद एक दूसरे को देखकर गले लगाते टूट टूट कर रो दिए थे। और फिर जब राबिया खान 30 साल के बाद अपने माँ बाप के गले लगी तो जैसे उनकी जख्मों पर मरहम लग गया था। अलीशा मुस्कुराती उन्हें देख रही थी और सदीस बस गुमसुम सा बैठा था। अलीशा उसके लिए खाना लेकर कमरे में आई तो वो एक एक नवाला उसकी हालत में अटक रहा था। वो कई आंसू उसकी आंखों में छुपे हुए थे। अगर आप रोना चाहते हैं तो रो लीजिए, मगर खुद को इस तरह अजियत मत दे। सदीस उसके घुटनों पे हाथ रखे नम लहजे में बोली थी, तो जल्दी से उसके गले लग गया। आई एम सॉरी, बहुत बुरा इंसान हूं मैं, ना अच्छा बेटा हूँ ना ही अच्छा इंसान। वो नम लहजे में बोला था। हाँ वो तो आप है, बहुत बुरे इंसान, पर कोई बात नहीं, मैं आपको सुधार दूंगी। उसके माथे पर माथा टिकाए शरारती अंदाज में बोली तो वो भी धीमा सा मुस्कुरा दिया। फिर उसको खुद में बीचे अपने सारे गम भूलता चला गया। फिर वक्त गुजरता चला गया। शहबाज खान ने अपनी जायदाद से आग करने का ऐलान कर दिया था और कुछ अरसे बाद उसे मालूम हुआ कि शहबाज खान ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली। और एक दिन बहुत वो रोया, राबिया के गले लग गए, मगर राबिया पुरसुकून थी। आपको जरा सा भी दुख नहीं कि उन्होंने ये सब किया? उनकी गोद में लेटा उनसे सवाल करने लगा। नहीं, क्योंकि 30 साल से जो मैं ये रिश्ता निभा रही थी ना, वो रिश्ता नहीं था, एक तोक था जो कि मेरे गले में डाला गया था और अब मैं उससे आजाद हूँ। ये तो सिर्फ शादी की बात है। ये तो अपनी आंखों के सामने अपने शौहर को किसी और औरत को अपनी बाहों में भरे देखा है। कई बार मैं चुपचाप सिर्फ देखती थी। मुझसे एक वादा करो कि तुम कभी भी अलीशा को दर्द नहीं दोगे, यहाँ तक कि उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करोगे। वो नम लहजे में बोली तो जल्दी से उठकर उनके हाथ चूमता उनके गले लग गया। अलीशा के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा मामा, क्योंकि वो मेरी मोहसिन है। उसने मुझ जैसे अकल के अंधे को आंखें दी हैं। उसने मेरी बहन को और एक राबिया खान बनाने से बचाया है। मैं तो उसका एहसान जिंदगी पर नहीं उतार सकता। वो नम लहजे में बोला था। उतार सकते हैं जनाब। वो पास आकर दब से उसके सामने बैठते बोली, अच्छा वो कैसे? वो अपनी आंखें साफ करते बोला, नेहा की शादी मामू जान के साले साहब अदरीस हैदर साहब से करवा दे, क्योंकि नेहा अपनी यूनिवर्सिटी से अदरीस हैदर को पसंद करती है। वो बोली तो सदीस जों क्या वाकई? वो उंगलियां चिटखाने लगा। नेहा को देखकर बोला, जी हाँ। वो सर हिलाकर बोला। सदीस ने उठकर नेहा के सर पर हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया और नेहा की आंखों में नमी सी तैरने लगी थी। फिर कुछ महीनों बाद बड़ी धूमधाम से नेहा की शादी अदरीस से हो चुकी थी। सदीस ने अपने मामू की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया था और इसकी सोच पूछ चंद महीनों में फैक्ट्री को 10 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ था और एक और फैक्ट्री वो बना रहे थे। फिर इन्हीं दिनों ने पता चला कि शहबाज खान की दूसरी बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर शहबाज खान की सारी जायदाद अपने नाम कर ली है।
क्योंकि कुछ अरसे बाद शहबाज खान पर सदीस की जुदाई बहुत भारी पड़ी थी और अगले होशो हवास जैसे खो पड़े थे। और क्या हो रहा था क्या नहीं, उन्होंने सब कुछ अपनी सेक्रेटरी पर छोड़ दिया और उस अपने आशिक के साथ मिलकर सब कुछ अपने नाम करवाकर शहबाज खान को घर से निकाल दिया। और वही रोड पर उन्हें सदमे से फारिज का अटैक हो गया। इतने रोग दबदबे वाला इंसान जो कि राबिया खान पर मर्दानगी दिखाता था, वो खूंखां के सिवा कुछ नहीं कह पाता था। सदीस एक बेटा होने की ड्यूटी पूरी निभा रहा था। वो हर रोज उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता, यहाँ तक कि उनका इलाज लाहौर के बड़े हॉस्पिटल में चल रहा था। मगर राबिया खान कभी उनसे मिलने नहीं आई और ना ही वो आना चाहती थी। मगर शहबाज खान की निगाहें सिर्फ राबिया खान को ही ढूंढ रही थी। वो जिंदगी में कभी उन्हें खुश नहीं देख सकेगा और इस बार उससे माफी मांगना चाहते थे, मगर उनका इंतजार ही रह जाता। सदीस के हाथ बेटा हुआ और फिर जैसे राबिया खान की बेमकसद जिंदगी को मकसद मिल गया, वो सारा दिन अंसर के साथ लगी रहती और वो भी खुशी से पागल हो गया था। उनकी बहारें लौट आई थी, मगर एक सबक सबने सीखा था कि जिंदगी इम्तिहान लेती है और हर एक काम मुख्तलिफ तरीकों से लेती है। कोई तो इस इम्तिहान में आला नंबरों से पास होता है तो कोई फेल हो जाता है।